अब चौथा और पांचवा पॉइंट आते हैं। इसमें 9th एंड 10th हाउस के ऊपर इनका रिलेशनशिप दिखाया गया। 9th एंड 10th हाउस आपको पता है ये भाग्य एक तो धर्म बताता है, एक कर्म बताता है। एक त्रिकोण हाउस है और एक केंद्र हाउस है। त्रिकोण हाउस में सबसे पावरफुल हाउस यही है 9th हाउस। केंद्र का ये 10th हाउस विच इज कर्म बताता है। इन दोनों का मिलन या इन दोनों का कनेक्शन या इन दोनों का रिलेशनशिप प्रसारा ऋषियों ने या ऋषि प्रसारा ने या अदर ऋषियों ने इसको राजयोग कैटेगरी में डाला है, न पावरफुल राजयोग। 9th का इन्वॉल्वमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ त्रिकोण की वजह से नहीं है। 9th हाउस आपका धर्म तो बताता ही बताता है, भाग्य भी बताता है। भाग्य का कर्म के साथ जुड़ना आपको एक सही समय पे सही जगह पे लाके खड़ा कर देता है ना। तो हजारों में एक आप बन जाते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन में राइज करने की। तो इस 4th पॉइंट का 9th एंड 10th हाउस का स्ट्रांग होना, वेल प्लेस्ड होना। स्ट्रांग होना, वेल प्लेस्ड होना माने 9th एंड 10th हाउस या 10th लॉर्ड या 9th लॉर्ड का स्ट्रांग होना जरूरी है। वेल प्लेस्ड माने अच्छे घरों में हो, बुरे घरों में भी हो पर उस हद तक एफ्लिक्टेड ना हो। बुरे घर में चले जाने से 9th हाउस 9th लॉर्ड का उतना ज्यादा बुरा नहीं करता है ना। उसको आपको देखना पड़ेगा वो किस घर से क्या रिलेशनशिप बना रहा है। तो बेसिकली 9th हाउस या 9th लॉर्ड का या 10th हाउस या 10th लॉर्ड का ज्यादा एफ्लिक्शन पे ना हो। अगर एफ्लिक्शन हो भी तो बहुत उस एफ्लिक्शन का पावर थोड़ा कम हो, है ना। अगर बेसिकली कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि ना एफ्लिक्शन हो तो बहुत बेहतर, अगर हो तो जो अफ्लिक्ट कर रहा है वो कमजोर हो, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड दिखाता है। थर्ड पॉइंट ये इसी में जो सेकंड पॉइंट है 9th एंड 10th हाउस का कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि इनका मिलन ही आपको सही समय पे सही जगह दिखाता है भाग्य का कर्म के साथ जुड़ना। ये राजयोग है, ये आपको एक अच्छे ओहदे तक पहुंचा सकता है, एक अथॉरिटी दिला सकता है ना। तो इस कारण से ये राजयोग कैटेगरी में होना चाहिए। तो रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए? क्या एकदम से राजयोग बने, जैसे प्लेसमेंट के थ्रू बने, एस्पेक्ट के थ्रू बने या कंजंक्शन के थ्रू बने? हाँ, बल ये होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करें? क्या बस अगर ये प्लेसमेंट के थ्रू नहीं है, ना एक दूसरे को देख रहे हैं, ना एक साथ बैठे हैं, तो क्या हमको फिर नहीं मिलेगा? नहीं, बहुत कुंडलियों में यह भी देखा गया है कि अगर इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो लोगों ने ऋषियों ने कहा है, पर कब ये भी देखा गया है कि अगर 9th 10th का रिलेशन नक्षत्रों के थ्रू हो या 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन जाए या 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन जाए, तो इस तरह से भी रिलेशनशिप बनता है और उसका कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी वाली जगह पे रखता है। हालांकि ये जो नक्षत्रों के थ्रू और नवमांश के थ्रू आप इसको एकदम स्ट्रॉन्ग राजयोग नहीं कहोगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशनशिप पे नहीं है, लेकिन है, इसका फल आपको देखा गया है, मिलता है। ठीक है। इसी कथन में एक और चीज हम बोलना चाहेंगे कि आप बार बार कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब 9th एंड 10th का जो है ये दो जो पार्ट है, 9th जो इसमें ये वाला सेक्शन मिस्टर 9 जो है ना, 9 नंबर मिस्टर जो है, ये केंद्र, ये त्रिकोण के लॉर्ड तो हैं, इस कारण से राजयोग बना, ये ज्यादा वो नहीं हम बोल रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसमें और भी जोड़ना, ये भाग्य है। तो ऐसा ही कहा गया है किसी ऋषियों ने, हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही एक ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, है ना। ऋषियों ने कहा है, किसी ने कहा कि धन, बुद्धि, या ताकत, पुरुषार्थ कह लीजिए, है ना, इनमें से कौन बड़ा? ताकत कह लीजिए, मेहनत कह लीजिए,
है ना? कौन बड़ा? तो किसी ने कहा, और एक इंटेलिजेंट आदमी ने कहा, इन सब में कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बड़ा कौन फिर? बड़ा भाग्य। ये अगर ना हो इन सब्जियों में, इन व्यंजनों में, अगर इसकी तड़का नहीं लगी है तो आप फिर सही जगह पे सही मौके पे नहीं खड़े होइएगा। आपके पास धन हो सकता है पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप साला पैसा लगा रहे हैं और डुबा रहे हैं, कोई भी धंधा चल नहीं रहा है। या फिर आप नया धंधा खोल के बैठे हैं, पता पैसा है जेब से निकाले फेंकी, पता चला उसी समय मार्केट धस गई। मैंने कहने का मतलब, जो हम लोग बिजनेसमैन, हम भी जैसे बिजनेसमैन ही है, मार्केट उसी समय बैठ गई, आपका धंधा हो गया चौपट। या फिर आप उसी समय एक माल लेके मार्केट पे उतरे और उसी समय एक बड़ा कंपनी का मालिक भी वही माल लेके उतर गया और आपसे ज्यादा कंपटीशन आपको दे दिया। आपकी किस्मत खराब, वो उसी समय घुसा मार्केट में, आप छोटे आदमी आप बैठे। या फिर आप नया अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ ही नहीं रहा है कि आप धन लगा पाए। और एक और चीज, धन लेके क्या करिएगा जब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? तो बहुत लोग धन तिजोरी में ही रह जाता है और जीवन एक गंजी में काट देते हैं, बस तिजोरी देखते रहते हैं, भैया 2-3 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि नहीं है एक, या अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, उसको सही जगह लगा के इसको और ग्रो किया जाए, है ना? किस्मत कई प्रकार के हैं। अच्छे संतान नहीं हुए तो धन डूब गया, आप कमाए धन डूब गया, आपका भाग्य साथ नहीं दिया संतान के प्रति, है ना? आपका भाग्य साथ नहीं दिया, चोरी हो गई, नुकसान हो गया। आपका भाग्य साथ नहीं दिया तो आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी से धन का बढ़त नहीं कर पाए। लक्ष्मी एकदम मेहरबान है, देव पे देव पैसा दिए जा रही है, पर वो पैसा आ रहा है और निकल रहा है, किसी न किसी रूप से बढ़ नहीं रहा है। तो धन का भाग्य के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप इंटेलिजेंट हैं पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपको एक अच्छा फोरम नहीं मिला, आप एक ही जगह रह गए, गांव में, किसी गांव में रह गए, और आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप अपना कैलिबर दिखा पाए, आप अच्छा कर पाए। ऐसे कई प्रोफेसर्स हैं कई गांव में या छोटे शहरों में जो बहुत इंटेलिजेंट है पर उनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, ना वो अपना रिसर्च पेपर दे पाए और ऐसे ही गुमनामी में रह गए। ऐसा बात नहीं, हिंदुस्तान या कहीं वर्ल्ड में अच्छे इंटेलिजेंट प्रोफेसर्स या स्टूडेंट्स है नहीं है। क्या है कि भाग्य, सही अपॉर्चुनिटी सही वक्त पे नहीं आई या मिली नहीं, इस कारण से वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पाए। आप मिलते होंगे जनरल में, बहुत लोग आपको लगता होगा यार इंटेलिजेंट बड़ा आदमी है, लेकिन यार ये यहां पर कैसे फंसा हुआ है? तो यहां पर उसका भाग्य साथ नहीं दिया। आपके पास ताकत है पर आप राजा नहीं बन पाइएगा, ये अगर इसका तड़का नहीं लगा आपके जीवन में, इसके साथ, इस व्यंजन के साथ अगर इस भाग्य का तड़का नहीं लगा है तो उस ताकत का इस्तेमाल आप कर नहीं पाइएगा। कुश्ती में आप जीतने के आसार घट जाएंगे, आप हो सकता है किस्मत साथ नहीं दे, आप उसी समय आपसे तगड़ा आदमी आपके अपोनेंट पे खड़ा हो गया, कंपटीशन हार गया, जबकि होना नहीं चाहिए था ये चीज। उसी समय आपके साथ कोई घटना घट जाए, आप कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं, तो आप एक चाहे बॉडी बिल्डिंग जो भी कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं देते, कुछ भी हो सकता है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रहा है। रिक्शा वाला से बढ़ के मेहनत कोई करता है? भाग्य नहीं है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि यार एक ईंटा उठाने वाला लेबर वो अचानक से एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्टर बन गया जी, ठेकेदार बन गया, यहाँ पर उसका भाग्य साथी तड़का लगा है, बस अमाउंट क्या लगा है तड़के का उसके हिसाब से उसको भगवान राइज दे दिया, है ना? वो रिक्शा चला, साइकिल चला के कुदाल लेके पहुंचता था लेबर साइड पे, पता चला 5 साल 10 साल बाद वो सेंट्रो में घूम रहा है या डिजायर में घूम रहा है और थोड़ा बड़ा उसके अंदर लेबर सब काम कर रहा है, जबकि वो कभी भी लेबर था।
या भाग्य साथ, भाग्य बहुत है, पर क्या भाग्य ही है? क्या हम भाग्य भरोसे टिके रहे? नहीं, इन सब का व्यंजन होना चाहिए कोई एक। तड़का ये लगाएगा, ये अकेला रह के तड़का वाला जो मैटर है, अकेला लेके तड़का देके तो आप रोटी खा नहीं सकते, साथ में कुछ व्यंजन चाहिए ना जिसके ऊपर आप तड़का डालें। तो भाग्य अकेला कोई काम का नहीं है, धन अकेला कोई काम का नहीं है, या ये इनका प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए आपके जीवन में या कुंडली में, या भगवान ने प्रॉपर मिक्सिंग करके भेजा है। कम भेजा है, बेजी भेजा है, भाग्य कम है तो आप थोड़ा कम राइज करेंगे। ज्यादा भेज दिया है, धन ज्यादा, ये ज्यादा दिया है पर धन कम दिया है, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती जाए। तो ये चीज है बेसिकली नाइन्थ का इन्वॉल्वमेंट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लक, थोड़ी बहुत किस्मत का तड़का होने चाहिए, तभी आप कोई भी चीज जीवन में उत्थान की तरफ बढ़िएगा। अब आते हैं तो इसी चीज को दोबारा कि 9th एंड 10th हाउस या लॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग और वेल प्लेस्ड होना चाहिए। 9th एंड 10th हाउस लॉर्ड आपस में रिश्ता बनाना चाहिए, प्रॉपरली रिश्ता बनाए, डायरेक्ट में रिश्ता बनाए तो बहुत अच्छी बात, एक राजयोग हो गया। लेकिन अगर इनडायरेक्टली बनाए, थ्रू नक्षत्र बनाए, थ्रू नवमांश लॉर्ड बन के बनाए तो बहुत अच्छी बात है, तो भी अच्छी बात, एक तरह से वो भी एक अच्छा ही योग है। 9th 10th का तीसरा पर 9th 10th को सूर्य चंद्र से रिलेशनशिप होना चाहिए, या तो 9th का सूर्य के साथ हो या 10th का चंद्र के साथ हो, माने इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक, या फिर ये दोनों ही और ये दोनों में, इन दोनों का संपर्क होना चाहिए। कहने का मतलब 9th एंड 10th हाउस का या लॉर्ड का रॉयल प्लैनेट्स के साथ संबंध होना चाहिए। दोनों का जरूरी नहीं है, किसी एक का भी हो जाए तो भी चलेगा, दोनों हो जाए तो मस्त बात है ना, पर किसी एक का किसी एक के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी तो आप भाग्य आपको सत्ता की तरफ ले जा रहा है, सिस्टम की तरफ ले जा रहा है। वो सिस्टम जिससे आप पब्लिक से जुड़िएगा, सरकार की नीतियों को लाइएगा, इंप्लीमेंट करिएगा, ये सब चीजों के नजदीक ले जाएगा। तो रॉयल प्लैनेट के साथ संबंध किसी भी 9th एंड 10th हाउस का बहुत एडेड एडवांटेज हो जाता है कुंडली में। 5वां पॉइंट, राहु केतु हम आर के लिखे हैं, राहु केतु के राशि लॉर्ड, राहु केतु नहीं, राहु केतु के राशि लॉर्ड का संबंध सूर्य चंद्र से हो। कहने का मतलब राहु किसी राशि में होगा, मान लीजिए तुला में, तो तुला में है तो शुक्र उसका राशि लॉर्ड हुआ, शुक्र का संबंध सूर्य से हो या चंद्र से हो, है ना। उसी तरह केतु, केतु किसी राशि में होगा, उसका राशि लॉर्ड का संबंध सूर्य चंद्र से, या तो सूर्य से हो जाए या चंद्र से हो जाए, ठीक है। उसी तरह केतु है, केतु का भी संबंध या तो सूर्य से हो या चंद्र से हो, या फिर लगन से हो जाए राशि लॉर्ड का। जैसे राशि का एग्जाम्पल हमने दिया कि राहु अगर शुक्र की राशि तुला में हो या टॉरस में हो, तो शुक्र या तो सूर्य चंद्र से रिलेट करे किसी एक को, या तो सूर्य से कर जाए या चंद्र से कर जाए, या फिर अगर नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, लगन से कर जाए, ठीक है। और हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करे ये राशि लॉर्ड राहु केतु का, तो फिर 9th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड से संबंध बना ले, इन दोनों में से किसी एक से संबंध बना ले। तो राहु केतु का राशि लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सवाल ये उठता है कि आप राहु केतु को तो पकड़ नहीं रहे हैं, उसका राशि लॉर्ड को क्यों पकड़ रहे हैं? तो यहां पर जो है वो राहु केतु का जो एग्जिस्टेंस है वो कंसेप्ट आता है, क्यों, काहे इस तरह का इन्वॉल्वमेंट राहु केतु के राशि लॉर्ड के साथ होना चाहिए। बहुत जगह पे जैसे MC जैन साहब थे जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने इस राशि लॉर्ड को कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट के नाम से अपना रिसर्च वर्क पेश किया था। आज की डेट पे कार्मिक कंट्रोल के नाम से लोग पता नहीं पूर्व जन्म, इस जन्म, कई जन्म से संबंध बना दिए हैं, पर लॉजिक उनका जो था जैन साहब का वो साइंटिफिकली बेस्ड था, एस्ट्रोनॉमिकली बेस्ड था, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स जो है उस पे बेस्ड था, और ये इसको बहुत हद तक अगर उस हिसाब से देखिए तो बहुत हद तक सटीक बात बोली गई थी।
हम अभी के फिलोसॉफिकल पॉइंट पे नहीं जाएंगे, आदमी उससे ऊपर तल्ला एकदम से पगला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है राशि, बेसिकली राहु केतु की एग्जिस्टेंस है क्या, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बोल देते हैं। हम आपको डिटेल में नहीं, इस पे किसी और एपिसोड में हम डिटेल में बताएंगे कि एस्ट्रोनॉमिकली राहु केतु क्या है। बेसिकली देखिए, आप लेमन लैंग्वेज में एक आसान शब्दों में ये समझिए कि ये सूर्य है। एक बार आपको फ्रेम में आ रहा, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ हम अर्थ घूमता है। मान लीजिए ये अर्थ है, इसको थोड़ा सा वाइब्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मेरा अर्थ है और ये मेरा सन है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे, ये अर्थ इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये जो पोर्शन है, ये जो पाथ है जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से घूमता है, ये है ऑर्बिटल पाथ। ऑर्बिटल पाथ मैंने जिस रास्ते से वो सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये जो सेक्शन, ये जो पाथ बना रहा है ऐसे करके, तो ये एक तरह से डिस्क है ना। तो ये डिस्क अगर आपको इस तरह से समझिए, ये एक तरह से प्लेट बन रहा है। अगर इसको हम शेडिंग कर दें, ये एक तरह से ऐसा प्लेट बन रहा है। इसको कहते हैं इक्लिप्टिक। इस ऑर्बिटल पाथ के प्लेन को लेमन, अगर आसान भाषा में समझ लीजिए, ये जो पाथ बना रहा है उसको उस तरह का एक प्लेट बन रहा है, एक प्लेट है ना। और ये इसको एक्लिप्टिक प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। बेसिकली मंशा क्या है, ये जो एक्लिप्टिक प्लेन है, ये हमारा अर्थ और सूर्य का पाथ बताता है और उस पर प्लेन बताता है। हम बताते हैं एक्लिप्टिक का यूसेज क्या है। ये अर्थ हो गया, ये हम लोग का सन हो गया। इस सन के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, अर्थ घूम रहा है। इस अर्थ के चारों तरफ चंद्र घूम रहा है, मून। ये जो ऑर्बिटल पाथ है और मून का जो ऑर्बिटल पाथ है, अर्थ का रास्ता जो है, हिंदी में रास्ता जो है, ये वाला रास्ता, और चंद्र का रास्ता जब आपस में क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, यहां पर मिलेंगे और यहां पर मिलेंगे। अर्थ का नॉर्थ साइड हो गया, ये हो गया साउथ साइड। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें इंटरसेक्शन पॉइंट, जो अर्थ का ऑर्बिटल पाथ है और मून का ऑर्बिटल पाथ है, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो पॉइंट है। ये पॉइंट जो इमेजिनरी पॉइंट है, ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका नॉर्दर्न साइड वाला राहु हुआ और सदर्न साइड वाला केतु हुआ। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैथमेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है। इट इज नॉट कि ये दोनों जाके टकरा जाएंगे, ऐसे नहीं। इट्स अ मैथमेटिकल पॉइंट जहां पर आप दोनों का इंटरसेक्शन पाथ का होता है। ठीक है, लिटरली जाके सूर्य टकराएगा नहीं, सूर्य तो स्टेबल पड़ा अपनी जगह पे। ये जो ऑर्बिटल पाथ है और मून का ऑर्बिटल पाथ है, अर्थ का ऑर्बिटल पाथ एंड मून का ऑर्बिटल पाथ, ये जो मैथमेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के थ्रू निकाला जाता है कि यहां पर आके दोनों पाथ आपस में क्रॉस कर रहे हैं, उस पॉइंट को, वो दोनों पॉइंट नॉर्दर्न साइड एंड सदर्न साइड, ये राहु केतु एक्सिस है।
ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये इतनी बड़ी बात राहु केतु को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया। एक, ये दोनों इमेजिनरी पॉइंट को देखिए, क्यों हम बोल रहे हैं सूर्य चंद्र के साथ, और इनका संबंध भी कहानियों में सूर्य चंद्र के साथ है। राहु और केतु को देखिए, ये दोनों ही उस, एक तो राहु का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक सन के ऑर्बिटल पाथ, सॉरी अर्थ के ऑर्बिटल पाथ अराउंड सन, अर्थ का जो घुमक्कड़ रास्ता है जो सूर्य के चारों तरफ है, वो वाला रास्ता, और चंद्र का जो अर्थ के ऊपर के चारों तरफ घूमता है रास्ता से, वो रास्ता आपस में जब क्रॉस करेंगे मैथमेटिकली, तो वो पॉइंट राहु केतु एक्सिस है। तो इनका संबंध कहीं ना कहीं सूर्य चंद्र से हो ही गया, क्योंकि हम ये दोनों पाथ ले रहे हैं, एक सूर्य का पाथ एक सूर्य के चारों तरफ का पाथ ले रहे हैं, और एक चंद्र का अर्थ के चारों तरफ का पाथ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा राहु केतु की जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, जो ये सूर्य और चंद्र को इन्वॉल्व करता है अपने अपने कैलकुलेशन पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यही है इमेजिनरी पॉइंट राहु केतु, इसको समझने के लिए यही है राहु केतु। ठीक है, इसके ऊपर अब ये सवाल उठता है कि ये राहु केतु बनाया क्यों गया भाई। जीवन में क्या है, कुछ बातें नहीं समझ में आती। अगर सादा सादा कैलकुलेशन होता तो लोग कैलकुलस नहीं पढ़ते, है ना, हायर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। हायर मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है ना। उसी तरह ऋषियों ने जब कुछ कुछ जीवन की घटनाएं हैं, कुछ कुछ जीवन जो है अचानक से रास्ता बदलता है जीवन, तो ये चीज कभी कभी आपके सिंपल कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या करिएगा। तो हम लोग जैसे मैथ्स में बोलते थे ना कि डेल्टा लगा लो यार, या वेरिएबल एक लगा लो और फिर उससे सॉल्व करो मैथ्स को, कोई भी प्रॉब्लम को। तो ये वेरिएबल कभी हम लोग n लगा देते थे, कभी इसको x बोलते हैं, कभी कोई डेल्टा बोलते हैं, कभी फंक्शन बोलते हैं, है ना। ये जो मैथ्स में यूज करते हैं ना, जीवन में ऋषियों ने क्या किया, राहु केतु बना दिया। ये जब जुड़ता है किसी भी ग्रह के साथ, तो आपको ही पता है चीजें बदल देता है, अचानक से उस स्वरूप बदल लेता है। तो ये वेरिएबल्स क्या है, इसमें कोई भी नंबर डालिए, नंबर बदलेगा, है ना। डेल्टा में अगर 2 वैल्यू डाल दिए उसका, तो अलग सोल्यूशन निकलेगा। 7 नंबर डाल दिए तो अलग सोल्यूशन निकलेगा। तो राहु अगर शुक्र के साथ बैठा है तो अलग रिजल्ट देगा, केतु अगर शनि के साथ बैठा है तो अलग रिजल्ट देगा, कि राहु अगर टॉरस में बैठा है तो अलग रिजल्ट देगा। तो ये राहु केतु हम बोलते हैं ये वेरिएबल पॉइंट्स हैं, जो जरूरी है किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। राहु केतु राशि लॉर्ड को सूर्य चंद्र से संबंध बनाना है। ठीक है, उसमें एक और है कि हमारा जो जोडियाक है, ये जो जितने राशि हैं, सूर्य ये हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ हमारा ब्रह्मांड है, तारे। ठीक है, हम जब यहां पर खड़े हैं, ये हम हुए, अब जैसा ही बन रहा है ना, हम यहां पर जो खड़े हैं, तो हमें जब ऐसे देखा ऋषियों ने पुराने, आई टॉक अबाउट बीसीज में, एरिस्टोटल हुआ, हमारे हिंदुस्तान में आर्यभट्ट हुए, और उससे पहले जो सिद्धांत है सब, और भी ऋषि, हम नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने देखा, जब स्टडी किया स्टार्स को या कॉन्स्टलेशंस को, नक्षत्रों को, तो उन्होंने देखा कि ये सब हम जो घूम रहे हैं, सूर्य अपना घूम रहा है, तो ये भी साथ में घूम रहे हैं, और ये जो नजर आ रहे हैं बस इसी रेंज में नजर आ रहे हैं। सारे नक्षत्र आइडेंटिफाई किया गया, जैसे नामांकन भी हुआ, आइडेंटिफाई किया गया। तो ये सब एक ही उसमें, ये जाना, अगर मान लीजिए हम सप्तऋषि को बोले, सप्तऋषि आप भी जानते हैं 7 स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है, उसकी मूवमेंट अगर हो रही है, क्योंकि आप भी अर्थ भी घूम रहा है अपने में, और वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो
तारे भी आपके एज पर योर पर्सपेक्टिव वो भी घूम रहे हैं, है ना। तो वो जो कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि आप भी घूम रहे हैं साथ में ना, इसी कारण से। तो ये जो रेंज है ऊपर नीचे आगे पीछे जाने का, वो रेंज सभी स्टार्स को जिनको इनको इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, चाहे 27 कॉन्स्टलेशन बोल लीजिए ऋषियों ने हिंदुस्तान के किया, एरिस्टोटल जो आपका ग्रीस और इस सब का वहां का एस्ट्रोलॉजर था, उन्होंने 76 किया। ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी हिसाब से किया। तो ये देखा गया कि जितने तारे हैं, ये कॉन्स्टलेशंस हैं, है ना, ये जितने हैं, ये चाहे इधर रहे या इधर, जितने हिला ये मूवमेंट हो रहा है इनका आपके पास, आप जैसे घूम रहे हैं, ये इसी बेल्ट में हो रहे हैं, उसके ना ऊपर जा रहे हैं ना उसके नीचे आ रहे हैं। तो ये हो कितना रहा है, 16 डिग्री का रेंज है, 16 डिग्री इस बैंड का लेंथ है। इसी 16 डिग्री पे इसका टोटल पे, यानी आप अगर अपना यहां से देख रहे हैं तो ये बैंड है जो, ये सिर्फ 16 डिग्री पे है। ये अगर आप हैं, आप जो आपकी विजन है, ये सिर्फ 16 डिग्री पे काम कर रही है। 16 डिग्री विजन पे ये सारे घूम रहे हैं तारे ऐसे में, ठीक है। सारे तारे हमारे व्यू, हमारे नजर में 16 डिग्री बैंड बन रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं अपने ब्रह्मांड में, पर आप जब देख रहे हैं ना, तो वो आपका रेंज इतना ही पड़ रहा है। वही रेंज को 16 डिग्री बोला गया। तो अगर आप ये पकड़ो, अगर हम इस बैंड को ये पकड़े कि बैंड को ऐसे एक सेक्शन काट के अगर निकाल लेते हैं, ये वाला सेक्शन, तो बैंड ये हुआ, इसका जो है ये 16 डिग्री हुआ, यानी 8 डिग्री इधर और 8 डिग्री नीचे, नदन साइड एंड सदर्न साइड, ऊपर और नीचे। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी है, कोई बोलते हैं 16 नहीं है, कोई बोलते हैं 17 या कुछ एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं तो ज्यादातर कोई बोलता है 1 डिग्री का आगे पीछे है, ठीक है। पर ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग राउंड फिगर पे इसको 16 डिग्री का ही बैंड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसी पे सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, न इससे बाहर जा रहे हैं, न इससे इधर आ रहे हैं, है ना, सब इसके अंदर ही हैं। हमारे विजन के 16 डिग्री में ये सब घूम। अच्छा, पहले के जमाने में नक्षत्रों पे ज्यादा काम होता था, राशि बाद में आया, जब इसको और नक्षत्र, इतने नक्षत्र पे काम करना, यहाँ के साउथ के लोग बहुत काम करते हैं नक्षत्रों पे। तो इधर के लोगों ने, ऋषि प्रशारण ने क्या किया कि यार इतने नक्षत्र नहीं, इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं इन अ स्मॉलर वर्जन करके, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि सारे नक्षत्र को राशि में बांट दिया, तो हमारे 12 राशि हो गए। तो सारे नक्षत्र के राशि जो है इसी बैंड में 12 लाइन पे है। ये मान लीजिए, ये ऐसे ऐसे 12 राशि है, यानी ऐसे ऐसे आप मान लो, ऐसे 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 एक राशि का बैंड चल रहा है, फिर दूसरे राशि का बैंड चल रहा है, इस तरह करते हुए 12 बैंड है, ठीक है। शुरुआत वाला एरीज का है, फिर यहां पर पाइसेस में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इसी में सारे नक्षत्र हैं और ये भी हमारे साथ घूम रहा है। आप जब जन्मे उस समय किधर था उसके हिसाब से है, आपकी डिग्री, आप जिस जगह पे थे जन्मे हैं उस जगह के हिसाब से ये बैंड किस तरफ था, बैंड में ग्रह सब किस तरफ थे, तो ये उसी तरह से ये बैंड 12 राशियों में बांटे गए। अब जब राहु केतु का एक पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट बन रहा है, मान लीजिए यहां बन रहा है या इस बैंड में कहीं पर यहां बन रहा है, ये राहु का हो सकता है या नीचे साइड में केतु का हो सकता है। ये जो राशि है, इस राशि लॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, क्योंकि ऑब्वियस सन एंड मून से रिलेट कर रहा है। तो बेसिकली राहु केतु का हम आपको छोटे में समझा दिए। यह 8 डिग्री का बैंड है, अगर और बोलिएगा तो ये बैंड जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, क्योंकि हमारा अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। तो ये बैंड जो है इमेजिनरी बैंड है, कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, ये विजन थोड़ा सा ये भी टिल्टेड है 23 डिग्री पे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। राहु केतु एक्सिस के जो राशि लॉर्ड है उनका या सूर्य या चंद्र से रिलेशनशिप होना चाहिए किसी भी तरह से, है ना, डायरेक्ट में हो
यानी पर प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन, नक्षत्रों के थ्रू हो या D9 में हो, या फिर राहु केतु के जो राशि लॉर्ड है वो लगन से रिलेट कर दें, लगन या लगन लॉर्ड से, है ना। तो राहु केतु के जो राशि लॉर्ड है उनका संबंध लगन से बन जाए या लगन लॉर्ड से बन जाए। राहु केतु का संबंध नवम घर से बन जाए या दसम से बन जाए या उनके लॉर्ड से बन जाए। हम बार बार या बोल रहे हैं, मींस अगर ये आपके 3 पॉइंट है राहु केतु राशि लॉर्ड को लेने के, या तो ये सूर्य चंद्र से संबंध बना ले, या तो सूर्य से बनाए या तो चंद्र से बनाए, चाहे राहु बनाए या केतु बनाए, जरूरी नहीं है कि दोनों बनाए। माइंड यू, आप इस बात का टेंशन रखिएगा कि राहु केतु का कहने का मतलब कोई एक राशि लॉर्ड राहु केतु में से, साला से, से इन दोनों राहु या तो चंद्र, राहु के राशि लॉर्ड या तो चंद्र और सूर्य से बना ले, या केतु के राशि लॉर्ड सूर्य या चंद्र से बना ले, या चंद्र से बना ले, सूर्य या चंद्र से बनाए। उसी तरह अगर इससे नहीं बन रहा है, आप देखें यार नहीं है, तो क्या है, फिर देखिए क्या राहु का राशि लॉर्ड या केतु का राशि लॉर्ड क्या लगन या लगन लॉर्ड से संबंध बना रहा है। राहु केतु में कोई एक, ध्यान रखिएगा हम बार बार यही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला आपको, तो क्या राहु या केतु के राशि लॉर्ड 9th हाउस लॉर्ड या फिर 10th हाउस लॉर्ड, हाउस या लॉर्ड जिससे भी, है ना, संबंध बना लें, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं इनमें से कोई, ये 3 पॉइंट हम दिए हैं, कोई एक हो, एक हो, सब हो जाए बहुत अच्छी बात, ठीक है, किसी ना किसी रूप से। राहु केतु एक दोनों ही कर दे या कोई एक करे, बस ये चीजें हैं। अब हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं क्या इसी में। अब ये दोनों पॉइंट हो गया 4 और 5। छठा पॉइंट है शुक्र का इन्वॉल्वमेंट। 6th पॉइंट है शुक्र। शुक्र का संबंध 9th से हो, 10th से हो, 10th से हो, मैंने नवम HL हम कहने का मतलब ये हाउस या लॉर्ड से हो, हाउस या लॉर्ड से हो, या फिर सूर्य से हो, या फिर चंद्र से हो, ठीक है। शुक्र का संबंध नवम स्थान से हो या लॉर्ड से हो, 10th से हो HL मैंने दोनों से, या सूर्य से हो, चंद्र से हो, डायरेक्ट में हो, डायरेक्ट कहने का मतलब प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन, नक्षत्रों के थ्रू हो या नवमांश लॉर्ड बन के हो, एक दूसरे का कहीं ना कहीं कोई नवमांश के थ्रू, D9 के थ्रू कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट क्यों? शुक्र है क्या? शुक्र वैभव है, अपार्ट फ्रॉम अदर्स थिंग्स। हम अभी करियर रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो शुक्र का करियर से क्या संबंध, क्या देखिएगा वहां। शुक्र आपको क्या देता है? वैभव देता है, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, है ना, औरा। ऐसे जैसे ही आपका किसी यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में हो जाता है फर्स्ट क्लास, या स्टेट वालों को क्लास 2 ऑफिसर्स बोलते हैं, हो जाता है, जैसे ही आप क्रैक करते हैं वो लेटर आपके घर पहुंचता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, ये रैंक है आपका। कैसे पूरा जगत में, पूरी समाज में ऐसा करके न पिताजी घूमते हैं, माताजी घूमते हैं, बहन है तो बहन घूमती है, भाई है तो भाई भी चौड़ा हो जाता है, आपका स्टेटस सडनली अप चले जाता है। अक्सर ये उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है जब आप आईटी क्रैक करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करें, वो जो मोमेंट होता है ना, आप सडन राइज करते हो स्टेटस पे। अक्सर ये भी क्रैकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखता है शुक्र। हालांकि शुक्र का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर 12th में उतना रोल नहीं है, क्योंकि वैभव तो बढ़ता नहीं है, पर इन एग्जामों में क्योंकि इसके बाद आपको सारे सुख सुविधाएं मिलती हैं, वे ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। अगर आपके में सही समय पे शुक्र का रिलेशनशिप है और शुक्र भी दशा लॉर्ड से संबंध बना रहा है, या इनडायरेक्टली या किसी न किसी रूप से इन सब से रिलेट कर रहा है, 9th 10th या सूर्य या चंद्र से, आपकी स्टेटस इंप्रूवमेंट जरूरी है। उसके बाद
जो है सिलेक्शन के बाद सडनली आप, है ना, बहुत अच्छे माहौल में रहिएगा, आपका पूरा परिवार अच्छे माहौल में रहेगा। जनरली पुराने जमाने में पारिवारिक कुंडलियां डील की जाती थी, किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास सारे परिवार की कुंडली होती थी। बहुत लोग, हम भी कभी कभी करते हैं ये चीज, बहुत लोग क्या करते थे कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो पारिवारिक एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जैसे फैमिली डॉक्टर्स, फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स, वो जब मान लीजिए मेरी कुंडली देख रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं क्रैक करने वाला हूं, ये मेरी स्टेटस इंप्रूव होगी, इमीडिएटली उसको कंफर्म करने के लिए बाकी माता पिता इन सब की कुंडलियों पे उसी दौरान गौर करते थे, क्या इनका अचानक से राइज हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप जब राइज करिएगा ना, स्वाभाविक है अपने परिवार को साथ में लेकर राइज करिएगा, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं सिर्फ अकेले आप तो राइज नहीं कर रहे हैं, माता पिता भी साथ में कर रहे हैं, है ना। अगर आप छोटे गांव से आ रहे हैं, सडनली आप अपने गांव माता पिता के लिए कुछ करना चाहेंगे, अच्छा घर बनाना चाहेंगे, अगर आप IAS अफसर बने हैं, या DSP बने हैं, या डिप्टी कलेक्टर बने हैं, या डिप्टी इनकम टैक्स ऑफिसर, पैसा तो आने लग गया, तो सबकी स्टेटस इंक्रीज होता था। तो ये शुक्र का इसीलिए इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में, इनके जीवन में जो क्वालिफाई करते हैं रोल रहता है। तो शुक्र का संबंध नवम, दसम, या सूर्य, या चंद्र, या इन सब में या है, ओब्लिक है, एक साथ में नहीं है, सब ओब्लिक है, या और जिसको बोलिए और किसी एक के साथ हो जाए, सभी के साथ हो जाए, दो के साथ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी एक के साथ मिनिमम होना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का शुक्र और सूर्य का संबंध है, प्लस अदर कॉम्बिनेशंस भी हैं, ऐसी बात नहीं है। शुक्र ज्यादा नजदीक सूर्य के चला जाए तो प्रॉब्लम होता है ना, ये भी आपको पता है। पर एक डिसेंट कॉम्बिनेशन, डिसेंट प्लेसमेंट एक दूसरे के प्रति रहे तो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो शुक्र का संबंध होना चाहिए। और 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोलते हैं, इसके तरफ जरूर देखिए, इसकी तरफ नहीं देखिएगा महादशा और अंतरदशा बहुत फेवरेबल होनी चाहिए। भगवान आपकी टाइमिंग सही सेट की है, इस चीज का गौर करना बहुत जरूरी है, वरना सही समय पर सही वक्त पे आप रहिएगा कैसे? ठीक है ना। कभी कभी भगवान यहां मजाक कर देता है, समझे, भगवान यहां मजाक कर देता है। क्या जीवन में भगवान ने आपके साथ मजाक किया? ये दशा बताएगी, या आपको पार करा दिया? तो ये मजाक के ऊपर गौर करने का। अब हम लोगों ने 7-8 पॉइंट देख लिए, इसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेंगे और फिर हम लोग चार्ट प्रैक्टिस पे चल पड़ेंगे। थैंक्स।